Good morning everyone, welcome to Civil Daily Platform. This is फोर्थ लेक्चर इन द सीरीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर किया जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फोर्सेस और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस को कवर कर लिया। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बेसिकली रिजोल्यूशन मेथड से हम लोग कैसे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे कितना लग रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप जो आज पढ़ने वाले हो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है पिछले वाले क्लास से। अगर आप पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, उस लेक्चर को कवर करो, उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देख सकते हो। आई बटन है ऊपर, आई बटन पर क्लिक करो, आपको आप डायरेक्ट उस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हो। तो आज के बारे में अगर बात करें तो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और आपके स्क्रीन पे बेसिकली करना क्या है वो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी रिटन है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा बेसिक समझेंगे कि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन मेथड है ये आता कहाँ से है। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस वहीं पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली जहाँ पे आपको नंबर ऑफ फोर्सेस सिर्फ 2 हो। अगर 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस होगा तो वहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन मेथड की बात करेंगे तो इफ़ देर आर नंबर ऑफ फोर्सेस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो हम लोग हर क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ फोर्सेस जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस मेथड को यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये होगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक सा कंडीशन है ना, 2 फोर्स का कंडीशन, नंबर ऑफ फोर्सेस अगर 2 हो तो उस कंडीशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक सिंगल से 1 फोर्स की कंडीशन को समझा रहा हूँ। आपको ये करना है, आपको क्या करना है कि आपका जो फोर्स है, आपका अगर मान के चलो कि आपका जो भी आपका जो क्वाड्रेंट है ना, जो भी आपका स्पेस है ना, 2 डायमेंशनल स्पेस, उसको आपको क्या करना है ना, उसको आपको इस तरीके से क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेना है। क्वाड्रेंट में डिवाइड करने का मतलब आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लोकेट कर देना है। ठीक है, जब आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लोकेट कर दिया तो अब आपके जितने भी फोर्स हैं, 2 डायमेंशनल फोर्सेस जितने भी हैं, वो आपके कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, आइदर यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, आइदर आपके फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे और आपके फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, या आपके फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 2 फोर्सेस के साथ सॉल्व करते हैं, 2 फोर्सेस के साथ समझते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझते हैं, इसके बाद हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में इसको समझेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं अब इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास 2 फोर्स है जो कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से 2 फोर्स आपको लग रहा है, और मैं मान लेता हूँ कि ये फोर्स कितनी है, ये फोर्स मेरे लिए जो गिवन है, ये फोर्स आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि ये फोर्स जो आपको गिवन है ये आपको F1 है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फोर्स गिवन है ये F1 है, और मैं अगर आपको सेकंड फोर्स के बारे में बोलूँ तो ये आपको कितनी गिवन है, ये F2 है। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये F1 फोर्स जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली कहाँ से आया है। ये तो ऑब्वियसली 2 अलग अलग फोर्सेस होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, उसी का तो रिजल्टेंट F1 है। In the same way you can say that this F2 force is the resultant of force working in x direction and y direction. So हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी फोर्सेस गिवन है ना उस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं, पर्टिकुलर फोर्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस फोर्स की बात करोगे, F1 की बात करोगे, then F1 will have one component in this direction and another component is in this direction। ठीक है, और ये दोनों कंपोनेंट के चलते टोटल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, F1 वर्क कर रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं F1H, F1 इन हॉरिजॉन्टल वे, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको F1V, F1 इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, और अगर इसी तरीके से मैं सेकेंड फोर्स को रिजॉल्व करूँ तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे F2H, आप यहाँ पे इसको बोलोगे F2H, और इसको क्या बोलने वाले हो आप, इस डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में लगेगा तो ये कितना हो जाएगा F2V, मतलब आपको टोटल फोर्स कितना है। अब अगर आप दोनों को रिजॉल्व आपने कर दिया तो देखिए यहाँ पे आसान सब कुछ कैसे हो जाता है।
आपने क्या किया, ये दोनों फोर्स को रिजॉल्व कर दिया इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन. सो नाउ you can say that the total magnitude of forces working in its direction will be equal to F1H plus F2H. ये दोनों के समेशन के बराबर ही तो फोर्स टोटल लग रहा है ना. ये दोनों कंपोनेंट को अगर मिला करके मैं चाहता हूँ कि एक रिजल्टेंट मैं यहाँ पे निकालूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक रिजल्टेंट ड्रॉ करूँ. एक रिजल्टेंट का मतलब मैं कोई एक रिजल्टेंट बनाऊँ ये दोनों फोर्स को ऐड करके. तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल आया, मैं ये दोनों को ऐड करके ये बोल सकता हूँ कि टोटल हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में सिग्मा एच लग रहा है. मैं कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ पे कि सिग्मा एच लग रहा है इस डायरेक्शन में. और इन द सेम वे इस डायरेक्शन में टोटल रिजल्टेंट कितना लग रहा है, सिग्मा वी लग रहा है, राइट. तो यहाँ पे सिग्मा एच और सिग्मा वी आ गया. तो अब मैं ये सब कुछ इरेज करके आपको एक सिंगल कंडीशन ये बता रहा हूँ कि इधर में जितना भी नंबर ऑफ फोर्सेस है उसके लिए इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है. तो इस डायरेक्शन में आपको फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा एच, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सिग्मा वी. तो अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला जाए, और आप जानते हो ना एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना. अब आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस से क्या जानते हो, ये जानते हो कि जब दो नंबर ऑफ फोर्सेस है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस लगा सकते हो. और जब आप दो नंबर ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू नंबर ऑफ फोर्सेस एंड यू आर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस, तो आप क्या लिखोगे, F1 cos थीटा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा. यानी आप लिखोगे सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एच सिग्मा वी कॉस थीटा. और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप कितना पुट करने वाले हो, 90 डिग्री. और कॉस 90 के लिए वैल्यू कितना होता है, 0. सो यू कैन से कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0. तो आपको क्या बच जाएगा, रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर. तो यही चीज़ आपको बताना था. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समीशन निकालना है. समीशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से आप आराम से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये तो था बेसिक रिजल्टेंट निकालने के बारे में. अगर मैं आपको बताऊं ना कि हम लोग एंगल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम आपने ये चीज़ देखा होगा ना कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि मेरा दो अलग अलग फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा वर्टिकल है, तो और अगर मैं बात करूं इसका रिजल्टेंट लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ लग रहा है. तो इस रिजल्टेंट के साथ हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को यहाँ पे जो एंगल है अल्फा वो निकालना होता है. और आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, टैन अल्फा अगर आप निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, V, आप ये बोलते हो ना, ये वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल F2 बोलते हैं. और F2 यहाँ पे क्या है, F2 यहाँ पे V है और ये कितना है, H है. तो आप ये बोलोगे V साइन थीटा, V साइन थीटा बाई H प्लस V कॉस थीटा, H प्लस V कॉस थीटा. अब आप बोलोगे V और H कैसे आ गया, आपने पिछले क्लास में क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा. तो यहाँ पे ये यही वाला कंपोनेंट तो F2 था ना डेरिवेशन में, तो मैं यहाँ पे इसको क्या मान रहा हूँ, V मान रहा हूँ. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना. तो अब आप देखोगे cos 90 के लिए वैल्यू, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. इसका मतलब ये टर्म हो जाएगा V, और यहाँ पे cos 90 के लिए वैल्यू 0, तो आपको क्या बच जाएगा, ये V बाई एच. सिंपल मैथमेटिक्स है, ये क्या बच जाएगा, V बाई एच. तो tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होना है, V बाई एच, और यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो. तो अभी ये क्या था, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन. क्या करना होता है हम लोगों को, अब आपके स्क्रीन पे जो है आप उसको नोट कर सकते हो. हमने क्या किया, 3 नंबर ऑफ फोर्सेस थे, सबको हम लोगों को क्या करना था, कैलकुलेट करना था रिजल्टेंट क्या आएगा. तो मैंने क्या किया, F1H कर दिया, F2H कर दिया, F3H कर दिया, इधर F1B F2B F3B तीनों को ऐड करके क्या हो गया, समेशन ऑफ FH निकल गया, समेशन ऑफ FB निकल गया. और आप जब दोनों को अंडर रूट करके स्क्वायर करोगे तो वहाँ पे आपको रिजल्टेंट आ गया. एंगल के लिए F2 बाई F1 कर देना है, यानी कि आप FV समेशन ऑफ FV बाई समेशन ऑफ FH करोगे तो वहाँ पे आपको F2 मिल जाता है. तो ये बेसिक सा सिस्टम था. जैसे करके हम लोग जो है कोई भी क्वेश्चन को कहीं पे भी रिजल्टेंट फाइंड करना है, उसके लिए हम लोगों को साइड फाइंड करना है कि उसके लिए जो अल्फा एंगल है या उसका डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे जो हम लोगों को सब चीज़ें हैं वो आराम से अच्छे से समझ आए. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे बोला गया है कि एक 1.5 मीटर लॉन्ग क्या है, एक कंपोनेंट है, मशीन कंपोनेंट, और इसके लिए वेट कितना है, 1000 न्यूटन. और
दो अलग अलग रोप से इसको क्या हो रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है एट ए बी एंड सी डी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गया है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है T1 एंड T2, T1 T2 निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन में रिटर्न नहीं है, लेकिन आपको T1 T2 कैलकुलेट करना है। तो आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम बना हुआ है, आप ये चीज़ समझना है आपको कि यहाँ पे जो लगने वाला टेंशन है ना, टेंशन, ये टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। टेंशन क्या है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स ना, एक तरह का जो टेंशन फोर्स लगने वाला है इस रोप पे, वो आपको कैलकुलेट करना है। और ये रोप से ऐसा करके बंधा है और बॉडी एक स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन का मतलब ये होता है ना कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है। और आप अच्छे से जानते हो कि बॉडी मूव अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब लगने वाला, उस बॉडी पे वर्क करने वाला जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होने वाला है, वो ज़ीरो होने वाला है। इसका मतलब ये कि आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कहीं भी आपको ये दिया हो, जैसे कि इस कंडीशन में अगर बॉडी स्टेबल है ना, तो आप ये समझो कि समेशन ऑफ एच, मतलब टोटल फोर्स वर्किंग इन एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी ज़ीरो, टोटल फोर्स वर्किंग इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लो कि जब भी हम लोगों को दिया हो कि बॉडी स्टेबल है, तो आप ये समझ लो कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस विल बी ज़ीरो, और इसके साथ साथ मोमेंट भी ज़ीरो होता है। बट यहाँ पे मोमेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंट। आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको भी बताया था, अभी मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था कि किसी भी फोर्स को हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को रिजॉल्व करना होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस T2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई डायरेक्शन बना लिया। एंगल यहाँ पे कितना है, एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये T2 टेंशन को बता रहा है। तो आप ये बोल सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ, आप जैसे कि ट्रायंगल देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ इसका, मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ E। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाले टोटल फोर्सेस कितने हैं, CE, और वाई डायरेक्शन में लगने वाले टोटल फोर्स कितने हैं, DE। चूँकि ये C और D के रिजल्टेंट के बराबर ही तो यहाँ पे आ रहा है ना, CD, चूँकि आपने ये वेक्टर मेथड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये CE और DE कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ CD। तो आपने कॉस थीटा साइन थीटा आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि कॉस कितनी डिग्री है यहाँ पे, 45 डिग्री है ना। तो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस आप यहाँ पे देखोगे, बेस आपका CE है, तो आप यहाँ लिखोगे CE बाई CD। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में CE कैलकुलेट करना है। सो यू कैन राइट C इज इक्वल टू आप लिख सकते हो CD cos 45, आप यहाँ पे लिख सकते हो CD cos 45। और आप यहाँ पे जान रहे हो कि आपके लिए CD कितना है, आपके लिए CD जो है वो T2 के बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हो T2 cos 45। मतलब ये है कि आप ये लिख सकते हो कि टोटल जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो कितना लग रहा है, वो आपको यहाँ पे लग रहा है T2 cos 45। ठीक है, यहाँ पे T2 cos 45। और अगर आप सेम ट्रायंगल के साथ अगर आप कंटिन्यू करते हो, चलिए यहाँ थोड़ा सा ये 45, चलिए अगर आप सेम ट्रायंगल के साथ कंटिन्यू करते हो और आपको DE निकालने के लिए बोला जाए, तो आप बोल सकते हो थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि DE बाई CD। यानी कि आप लिख सकते हो साइन 45 इज इक्वल टू, आप लिखोगे साइन 45 इज इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पे DE बाई CD। तो आप यहाँ से जो DE निकालोगे वो क्या हो जाएगा, CD साइन 45। इसका मतलब कि DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू हो जाएगा T2 साइन 45। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब आपको पहले से मालूम होगा, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को थोड़ा रिपीट करना ज़रूरी था। तो आप बेसिकली ये समझ लो, अगर आप इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी आप नहीं देखना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा ये समझ लो कि जो फोर्सेस आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एंगल पे वर्क कर रहा है ना, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा।
ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है, जो कंपोनेंट है, वो किस क्या होगा, फोर्स के कॉस कंपोनेंट के इक्वल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को बोल सकते हो यहाँ पे कि ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स आपको इस डायरेक्शन में जो लग रहा है वो आपको T2 cos 45 होगा। कितना होगा, T2 cos 45, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, वो आपको T2 sin 45, ठीक है। T2 cos 45, T2 sin 45। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में जिसके साथ आपको एंगल गिवन होगा ना, वहाँ पे हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, कॉस कंपोनेंट, और दूसरे वाले साइड में साइन कंपोनेंट। तो अब हम लोग आराम से इसको ब्रेक कर सकते हैं कि जो भी फोर्सेस गिवन है वो किसी एंगल पे, एक्सिस से किसी एंगल पे है, तो जिसके साथ एंगल गिवन है वहाँ पे कॉस कंपोनेंट और दूसरे वाले साइड में साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों को करना है और रिजॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम होना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये, आप ये समझ लो, किसी भी बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्शंस उस पर वर्क कर रहे हैं ना, सबको हम लोगों को शो करना है। और उस डायग्राम को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। जैसे कि आप इसके लिए देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे है फ्री बॉडी डायग्राम। आप यहाँ पे देखोगे कि इस बॉडी के लिए वेट लग रहा था, वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन का। इसके साथ यहाँ पे T1 था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट रख दिया T2। यहाँ पे जो आपको फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, T2। तो यहाँ पे T2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, यानी T2 cos 45, और यहाँ पे T2 sin 45। यहाँ पे आप लिख सकते हो T1, यहाँ पे cos होना है, यहाँ पे sin है, यहाँ पे होगा cos। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो T1 cos 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 sin 60। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट आपको इसको सॉल्व कर लिया, मैंने ये इसको रिजॉल्व कर लिया, और इसको रिजॉल्व करने के बाद मैंने सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सारे फोर्सेस को शो करना है। तो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम लोग क्या मानते हैं ना कि बॉडी जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग लग रहे हैं। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग अगर मैं सारे फोर्सेस को जो है इक्वेट करने की कोशिश करूँ, बॉडी पे अगर हम सारे फोर्सेस को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे शो करें, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, T1 cos 60, इधर में कितना T2 cos 45, डाउनवर्ड में कितना 1000, और अपवर्ड में कितना समेशन ऑफ दिस एंड समेशन ऑफ दिस, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं। तो जब हम लोग ये बोल सकते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ बॉडी स्टेबल है, इसका मतलब ये कि ये और ये इक्वल होगा, और इसके साथ साथ ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि समेशन ऑफ H इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जो कि मैं अभी आपको बताया। तो जब आप समेशन ऑफ H करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट माइनस कंसिडर करोगे क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, और इसको प्लस कंसिडर करोगे, देन इट विल बी इक्वल, है ना, वो बराबर आ जाएगा दोनों। तो मैं उसी तरीके से कंडीशन को डिस्कस करूँगा। चलिए अब आगे सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में जब चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले इक्वेट करना है हॉरिजॉन्टल वाले को, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ। T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 45। तो यहाँ से आप T1 इज इक्वल टू लिख सकते हो T2 cos 45 बाई 60। T1 इज इक्वल टू आ जाता है 1.414 T2। और अगर आप वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो आप ये बोलोगे कि ये दोनों का समेशन 1000 के बराबर होगा। तो मैंने वही लिखा, T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 इज इक्वल टू 1000। और आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे T1 की जगह पे ऑलरेडी 1.414 आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 1.414 T2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, T1 की जगह 1.414 T2 यहाँ पे रख दिया, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू, दोनों को समेशन करके 1.93 T2 इज इक्वल टू 1000। T2 इज इक्वल टू यहाँ पे जो आ जाएगा, दिस विल बी 518.9। और आपको यहाँ पे जब आप इसी T2 की वैल्यू यहाँ रखते हो तो आपको T1 मिल जाएगा, इट विल बी 1.41 टू 518.1, it will be 732.6 न्यूटन। सो somehow you have calculated T1 and T2। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले जो भी फोर्सेस थे उनको रिजॉल्व करके फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैंने इक्वेट कर दिया। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, मैं वो समेशन मेथड से बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, जस्ट इक्वेट कर दिया था। तो अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ताकि जो है चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, बहुत सारा कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं ना।
तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स एट अ पॉइंट। ये सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं। 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया, आपको ये बताया गया कि मैंने क्या कंसिडर कर लिया, मैंने एक नॉर्थ कंसिडर कर लिया और नॉर्थ के अपोजिट में आपको साउथ है, साउथ को कंसिडर कर लिया। और आपको ये बोला गया है कि 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो 30 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है 20 न्यूटन 30 डिग्री पे वर्क कर रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सही है, आपने ये ड्रॉ कर दिया जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद दूसरे फोर्स के बारे में आपको क्या बोला गया है, 25 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। तो 25 न्यूटन कहाँ लग रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में ही 25 न्यूटन का लग रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या बोला गया, 30 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये वाला यहाँ पे आपको 30 न्यूटन 45 डिग्री पे वर्क कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि आप ये कहोगे सर यहाँ एंगल की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, मैंने 45 कैसे ले लिया। तो जब भी आपको नॉर्थ वेस्ट बोला जा रहा है ना, एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो आप ये समझ लो कि इक्वल एंगल पे लग रहा है। और ये टोटल कितना है 90, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ 45 ले लिया। और उसके बाद आगे आपको क्या बोला गया, 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टूवर्ड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में 40 डिग्री पे 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या किया, मैं सारा का सारा डायग्राम आपको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन था इसके लिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब आगे का काम क्या है, आगे का काम ये है कि हम लोगों को ये जो फोर्सेस हैं इसको जो क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अब चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, थोड़ा नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा रिजॉल्व करने के लिए। एक को मैं नोट डाउन करता हूँ, अगला आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस 20 न्यूटन, सबसे पहले आप ये मान लो ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। वैसे ही आपको ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस में मैं इसको मान लिया। आप इसको, इसका जो अल्टरनेट क्या है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप इसी को पॉजिटिव मानोगे, लेकिन जब आपने इसको पॉजिटिव मान लिया तो आपको अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका जो फोर्स है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए, अगर मैं आपको आगे के लिए बताऊं तो ये 20 न्यूटन को आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टली अगर रिजॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे ये लिखोगे 20, उसके साथ क्या, उसके साथ आप लिखोगे कॉस कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, 20 कॉस 30 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अगर आप ये वाले फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो ये वाले फोर्स के लिए आप क्या देख सकते हो, यहाँ से यहाँ के लिए एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ के लिए आपको एंगल कितना है, तो आप देखोगे 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री ये एंगल है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 25 कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, कॉस 90 की वैल्यू है 0, और जब कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। मतलब आपको इसको ऐड नहीं करना है, मतलब ये इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं थर्ड फोर्स की बात करूं जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये थर्ड फोर्स के लिए आपको क्या, आप क्या कर सकते हो, थर्ड फोर्स के लिए अगर आप इसको चाहते हो कि आप इसको इस एक्सिस के लिए कैलकुलेट करो, ध्यान से आपको समझना है, अगर आप चाहते हो कि आप इधर के लिए कैलकुलेट करो, है ना, इस तरफ के डायरेक्शन को रखो। चूँकि आप देखो फोर्स ये जो 30 न्यूटन है ना, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप ये बता सकते हो ना कि इधर कितने का एंगल बना रहा है, इधर बनाएगा ये 135 डिग्री का। ठीक है, तो आपको यहाँ ये समझना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे, चलिए मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ, अगर आप यहाँ पे लिखोगे 30, आप अगर यहाँ पे लिखोगे 30 कॉस, अगर आप यहाँ लिखोगे 30 कॉस 45, ठीक है, तो 30 कॉस 45 आप जब निकालते हो ना तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एल्जेब्रिक सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप क्या करते हो 30 कॉस 45 की जगह ये वाला एंगल ले लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 135, और जब आप कॉस 135 कंसिडर करोगे तो आपको यहाँ प्लस करना है।
तो आपको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ। 135 तो मुझे नहीं लेना है चूँकि यहाँ 135 गिवन नहीं है, गिवन 45 है, तो मैं 45 लेके यहाँ माइनस कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 35 लेने के बाद माइनस कंसिडर करना है, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो अगला फोर्स है वो कितना है, 30 कॉस कितना, 30 कॉस 45, और साइन इसके साथ क्या होगा, माइनस। अगर मैं अगले फोर्स के बारे में बात करूं, इस फोर्स के बारे में, तो ये फोर्स आप देखोगे इसका कंपोनेंट कहाँ होने वाला है, एक इस डायरेक्शन में होने वाला है, दूसरा इस डायरेक्शन में होने वाला है। एंगल की वैल्यू यहाँ पे 40 गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस फोर्स के लिए 35 कॉस कितना, 40 डिग्री, 35 कॉस 40 डिग्री। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ माइनस करना है। आप ये सब को जब ऐड करोगे ना, तो आपको ऐड करने के बाद क्या आएगा, आपको आएगा सिग्मा एच, ठीक है, क्या आने वाला है, सिग्मा एच। इन द सेम वे सिग्मा वी के लिए भी हम लोग करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, तो सब चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिग्मा एच निकालना है और सिग्मा वी निकालना है। तो सिग्मा एच के लिए मैंने क्या आपको बताया, 20 कॉस 30 सिग्मा एच के लिए सबसे पहला कैसे आया ये, अगर आप यहाँ देखोगे 20 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे, यहाँ पे 30 इसके साथ एंगल बन रहा है, सो वी आर टेकिंग cos 30, सो दिस इज 20 cos 30। अगला फोर्स आप देखोगे 25 cos 90, ये मैंने कंसिडर नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो जीरो है ना, तो ये तो ऑलरेडी जीरो होने वाला है। इसके बाद अगला क्या है आपको 30 cos 135। देखिए आपको मैं बताया था या तो मैं इसको 135 कर सकता हूँ या तो मैं 45 कर सकता हूँ, लेकिन 135 करूँगा तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे इसने प्लस में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आप ये प्लस कर सकते हो, तो प्लस में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से एंगल कैलकुलेट करोगे तो आपको ये एंगल कितना होने वाला है, 135, बिकॉज दिस इज 45 ना, पूरा 180 है, तो ये हो जाएगा 135। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो आप कि 30 cos 145। अगला आपको क्या करना है, अगला आपको ये फोर्स है, तो इस फोर्स के लिए भी आपको क्या कर सकते हो, अगर आप प्लस में लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्स का देखना पड़ेगा, तो कितना हो रहा है, दिस इज 180 प्लस 40, यहाँ तक तो 180 हो गया ना, 180 प्लस 40 कितना हो गया, 220 है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस में लिखना है 35 cos 220, ठीक है, 35 cos 220, तो मैंने क्या किया, 35 cos 220 लिख दिया। अब जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ई एस प्लस के कैलकुलेटर में सारे वैल्यू को रखना है और इक्वल टू कर देना है, तो आपके पास वैल्यू क्या आने वाला है, ये अच्छा यहाँ पे आप देखो फोर्स कितना आ रहा है, इन एच डायरेक्शन इट इज़ -30.7 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा एच आ रहा है ना, वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। कितना आ रहा है सिग्मा एच इस डायरेक्शन में, आप यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा एच जो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो -30.7 आ रहा है, कितना आ रहा है, -30.7, सही है। चलिए मैं अगले फोर्स के बारे में बात करता हूँ, यानी सिग्मा वी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या करना है, आप देखो सिग्मा एच और सिग्मा वी के लिए आपको क्या करना है ना, सबसे आसान सा तरीका जहाँ पे आपसे कोई गलती ना हो मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है ना, जस्ट ऊपर आपने जो जो कॉम्पोनेंट लिया, जिसका जिसका भी आपने कॉस कॉम्पोनेंट लिया, सबका क्या करना है, साइन कॉम्पोनेंट आपको ले लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 sin 30, तो 20 cos 30 था, तो यहाँ कितना लोगे, 20 sin 30। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ ना, इधर अगर cos 20 लग रहा है तो इधर कितना लगेगा, इधर आपको 20 cos 30 लगने वाला है, क्योंकि cos 30 इस तरफ लग रहा है तो sin 30 ऊपर लगने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोगों को सब में क्या करना है, साइन यूज़ कर लेना है, 20 sin 30, 25 sin 90, आपको इसी तरीके से सब में साइन जब आप पुट करोगे, सो यू विल गेट, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 33.7 न्यूटन, ठीक है। आपको कितना आया, 33.7 न्यूटन आपको आ गया। सो दिस इज माई वन फोर्स विच इज़ ऑलरेडी वी हैव गॉट नेगेटिव एंड अनदर फोर्स वी हैव गॉट पॉजिटिव। इसका मतलब कि फोर्स वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में इधर लग रहा है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ वर्क करेगा, इसका मतलब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, और रिजल्टेंट के लिए कितना रिजल्टेंट होगा, क्या करना है उसके लिए आपको इसका स्क्वायर करना है प्लस इसका स्क्वायर करना है और इसको टोटल को अंडर रूट में कर देना है, रिजल्टेंट निकल जाएगा। डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, दिस बाई दिस करना है। तो चलिए बस अब तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट सबसे पहले आप
सिग्मा एच होल टू द स्क्वायर प्लस सिग्मा वी होल टू द स्क्वायर आप करोगे तो 45.6 न्यूटन आपको आ गया क्या रिजल्टेंट। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि इस डायरेक्शन में जो आपको रिजल्टेंट वर्क करेगा वो रिजल्टेंट के लिए कितना मैग्नीट्यूड होना है, इतना मैग्नीट्यूड होना है। और डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस से जो एंगल कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, सिग्मा बी बाई सिग्मा एच। सिग्मा बी आपने कैलकुलेट किया हुआ है पहले, सिग्मा एच आपने कैलकुलेट किया हुआ है। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे यहाँ पे ये न्यूटन यूज़ नहीं होगा, इट इज़ -1.098। और जब आप थीटा कैलकुलेट करोगे, थीटा कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर में शिफ्ट देके 10 यूज़ करना है। शिफ्ट 10 करोगे तो वो 10 इनवर्स हो जाता है और वहाँ पे आपको ये वैल्यू रख देना है, थीटा विल बी 47.7 डिग्री। बट वन मोर थिंग है, आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो कि मुझे जो थीटा मिला वो कहाँ मिला, मुझे जो थीटा मिला मुझे वो ये वाला थीटा मिला, राइट, ये तो यही थीटा मिला ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर अपने एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस टोटल एंगल में से अगर आप ये वाले एंगल को माइनस कर दोगे तो यहाँ से यहाँ का एंगल निकल जाएगा। इसका मतलब 180 से आपको कितना माइनस करना है, जो आपने कैलकुलेट किया है। तो आपको एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको ये एंगल कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना डिग्री एंगल, इट इज़ 132.3 डिग्री। तो हम लोगों ने इस सिस्टम में क्या किया, इस तरह के कैलकुलेशन सिस्टम में, तो ये बेसिकली आपका आंसर आ गया। नीचे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आप लिख सकते हो। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने किया क्या, क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले एक बात करें तो हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला कैसे आया, R = √FH² प्लस FV²। ये जो हुआ, इसके बाद रिजल्टेंट tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट देखा। इसके बाद हम लोगों ने अगले क्वेश्चन में क्या किया, अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने नंबर ऑफ फोर्सेस जो है कंसिडर करके उनको रिजॉल्व किया। सबसे पहले सभी फोर्सेस को हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक कर दिया। किसी भी फोर्स के ना कंपोनेंट होते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और इन कंपोनेंट को हम लोगों ने फिर टोटल समेशन निकाल लिया, समेशन इन एक्स डायरेक्शन, समेशन इन वाई डायरेक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे गलती कहाँ पे होगी ये मुझे मालूम है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको एंगल लेने में कभी भी आप मिस्टेक कर सकते हो सॉल्व करने के टाइम में। तो आप एक अपना ना बेसिक कंसेप्ट जनरेट कर लो कि आपको क्या करना है, आपको कुछ भी हो आपको पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस से एंगल कंसिडर करके चलना है। तो अब ये 30 डिग्री है, तो आप इसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू इतना, दिस विल बी इक्वल टू 180 - 45, दिस विल बी इक्वल टू 180 + 40। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप बनाओगे ना तो आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, और वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको बस ये समझना है कि जो भी कंपोनेंट आपको, जो भी फोर्स गिवन है, चाहे वो फोर्स आपको किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। अगर आपको फोर्स इस डायरेक्शन में गिवन है तो आप ये समझो कि उसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, और क्या होगा, एक कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर आपको कंपोनेंट फोर्स का इधर गिवन है तो आप ये समझो कि x भी नेगेटिव होने वाला है, y भी नेगेटिव होने वाला है। अगर आपको कंपोनेंट इधर गिवन है तो आप ये समझोगे कि x पॉजिटिव होने वाला है और y क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो आपको क्या करना है, हर एक फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेना है, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एल्जेब्रिक सम कर दोगे। एल्जेब्रिक सम आप जब उसका करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से सिग्मा एच मिल जाएगा, सिग्मा एच मिल जाएगा वहाँ से आपको। तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। अगर मैं इसको अलग अलग में सॉल्व करता तो मैं क्या बोलता, ये पॉजिटिव, मैं क्या बोलता, यहाँ पे 30 न्यूटन के लिए नेगेटिव, यहाँ पे 35 न्यूटन के लिए नेगेटिव, और इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो जब मैं जब लिखूँगा कि टोटल रिजल्टेंट कितना है, तो मैं ये लिखने वाला हूँ पॉजिटिव x, मैं मान लेता हूँ कि इसके लिए कितना आया, x आया, और मैं लिखूँगा नेगेटिव y, और इसके साथ साथ मैं लिखूँगा नेगेटिव z। मतलब मैं y 30 न्यूटन के लिए ले रहा हूँ और z 35 न्यूटन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिग्मा h = इतना आने वाला है।
ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड में क्या है ना, दूसरा मेथड में जो मैं आपको अभी बताया, इसको क्या कर लो आप, इसको कंसिडर कर लो एक्स डायरेक्शन और इसको कंसिडर कर लो वाई डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन से सबको कंसिडर करो। अब जब आप एंगल लोगे ना, आप इस फोर्स के लिए एंगल यहाँ से ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर नहीं करना है, मतलब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपने एंगल जो लिया वो सेकेंड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में तो नहीं लिया ना, आपने एंगल किसके रिस्पेक्ट में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में लिया। सो समहाउ यू हैव टू ऐड ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आप इस कंपोनेंट के अलोंग ले रहे हो एंगल, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन पुट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हो, देन यू डोंट नीड टू पुट द नेगेटिव साइन फॉर ईच ऑफ द फोर्सेस। आपको जस्ट क्या करना है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अगर एंगल बेसिक अपना एक्स डायरेक्शन से अगर यूज़ किया है, तो आपको वहाँ पे ये टर्म अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज कॉस 135 इज ऑलरेडी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू आने वाला है, कॉस 220 विल बी नेगेटिव। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपने ये पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि अगर मैं ऐसा करके डिवाइड करता हूँ, हालांकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैं आपको ऐसा करके क्वाड्रेंट बनाऊँ ना, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि बेसिकली जो साइन कॉस सेक कॉसेक जो भी है टेन कॉट सब पॉजिटिव होता है। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन। और जब साइन पॉजिटिव है तो उसके साथ साथ और क्या पॉजिटिव होने वाला है, कॉसेक पॉजिटिव होने वाला है। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपको 10 पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, 10। और जब 10 पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली कॉट भी पॉजिटिव होगा। और इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको कॉस पॉजिटिव होता है। जब कॉस पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे सेक भी पॉजिटिव होता है। तो मैं ये क्वाड्रेंट समझा रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट वाला कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 to 90, मतलब 0 to 90 में आप साइन लो, कॉस लो, सेक लो, कॉसेक लो, टेन लो, कॉट लो, सबके लिए वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। और आप अगर बात करोगे 90 to 180 के बीच में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ साइन और कॉसेक के लिए वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि बाकी के लिए नेगेटिव है, ठीक है, कॉस भी नेगेटिव होगा, सारे की वैल्यू नेगेटिव होंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको ये 180 में से 180 और 270 के बीच में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव मिलने वाला है, बाकी सब आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। सो ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहा। और आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल चीज़ें, ये एंगल वैंगल के लिए आपके पास ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट यू मस्ट नो। और इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, एक फंडा आप याद कर सकते हो, आपको याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पे क्या है, ऐड ऑल के लिए आ रहा है, शुगर आपको साइन के लिए आ रहा है, टैन के लिए आपको 2 आ रहा है, और कॉफ़ी के लिए आपको कॉस आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, और बेसिकली लास्ट वाले में कॉस पॉजिटिव। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने बेसिकली मैथ जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको एंगल अच्छे से पुट करना है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हाट आई हैव गिवन टू यू, इफ़ यू हैव सम डाउट्स, वहाँ से अगर आपको किसी तरह के कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आज का लेक्चर कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया, ये भी आप कमेंट कर सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।